हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं, ये आपके एस्टेट का क्वेश्चन पेपर है जो आपका 3 दिसंबर 2023 को ये परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी। इसमें सीडीपी से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं, बाकी आपकी सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ हो गई, ईवीएस हो गई, रीजनिंग हो गई और आपकी इंग्लिश हो गई, हरियाणा जीके हो गई, वो सभी क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। अभी देख लेते हैं जो आपकी सीडीपी है उससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये पहला क्वेश्चन पूछा है इस प्रकार कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही नहीं है। जो गलत है वो चूज करना है। आप ऑप्शन सभी को देखेंगे, जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा जानकारी होगी तो वो भी देखते चलेंगे। इसमें से हमें पूछा था अधिगम के बारे में, जो गलत है स्टेटमेंट वो चूज करना है। पहला कथन कह रहा है कि अधिगम अभ्यास द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ये स्टेटमेंट सही है और जब अधिगम की आप विशेषताएं पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत आता है ये, ठीक है। सेकंड आपका कथन है कि अधिगम अनुभवों के परिणाम स्वरूप होता है। ये भी बात सही है। थर्ड ऑप्शन है अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन करता है और ये भी बात सही है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। यानी ये कह रहा था अधिगम परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो ये कहना गलत है, क्योंकि आपकी जो मैच्योरिटी होती है वो ऑटोनोमस प्रोसेस होती है। यानी आप ऐसे कह सकते हो ये आपकी जन्मजात होती है, ठीक है। तो ये जन्मजात होती है, इससे होता क्या है, और हालांकि देखा जाए जो चीज़ें जन्मजात होती हैं निश्चित तौर से वो डायरेक्टली आपके व्यवहार से संबंधित नहीं मानी जाएंगी। व्यवहार है मोस्टली हम जो भी चीज़ें अपने वातावरण से अर्जित करते हैं उन्हीं को आधार दिया जाता है। तो हम कहेंगे मैच्योरिटी है वो आपकी जीवन पर्यंत नहीं चलती है, जब तक शरीर का डेवलपमेंट होता है तभी तक होती है, यानी कि इसकी निश्चित अवधि होती है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रख सकते हैं ये जन्मजात होती है, ठीक है। और हम कहेंगे ये आपके शारीरिक गुणों से ज़्यादा संबंधित होती है। और आप ऐसे कह सकते हैं इसमें, जैसे हम जब ये कह रहे हैं कि ये जन्मजात होती है तो ये वंशानुक्रम पर आधारित होती है, यानी हेरिडिटी पे, और निश्चित समय तक इसका डेवलपमेंट होता है किसका, मैच्योरिटी का। साथ ही साथ ये भी ध्यान रख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। मैच्योरिटी का मतलब ये है जैसे कि बच्चों का घुटनों के बल पर चलना होता है, फिर चलेंगे तो फिर साथ ही साथ वो खड़े भी हो जाएंगे और फिर चलने लगते हैं। इस प्रकार का ये सभी आपकी मैच्योरिटी से संबंधित विशेषता होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जैसा देख पा रहे होंगे, इसमें आपसे सेकंड क्वेश्चन नंबर में ये पूछा था कि इसमें से बताइएगा, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सीखने की विराम विधि के महत्व को इंगित नहीं करता है। हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, लेकिन फिर भी ये पूछा है कि विराम विधि को महत्व को कौन है इंगित नहीं करता है। जो कथन गलत है वो चूज करना है। तो देखो, आप सभी कथनों को पढ़ के देखिएगा। सीखने में थकान नहीं होती है, यानी सीखने में थकान नहीं होती है, ये स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा क्योंकि विराम विधि के अंतर्गत। दूसरा है कि स्मृति चिन्ह समेकित नहीं होते हैं, ये कहना गलत है, इसमें समेकित होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि इसमें जो आपके मेमोरी के ट्रेस हैं वो सभी आपके कंसोलिडेट किए जाते हैं, जबकि ये कह रहा है नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। उसके अलावा है सीखने में अवैधि है, ये बात सही है, यानी जो आपका 3 नंबर ऑप्शन है। बाकी मानसिक उबता नहीं होती है, ये भी कथन सही है। हमें केवल वो चूज करना था जो विराम विधि के महत्व को इंगित नहीं करता है, तो वो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो सृजनशील बच्चों की क्षमता को अवरुद्ध करता है, यानी उसे रोकता है। आपको वो बताना है ऐसा कौन सा कार्य है शिक्षक का। हालांकि देखा जाए इन 4 ऑप्शनों को आप जब जो क्रिएटिविटी पढ़ते हैं या सृजनात्मकता बच्चों की विशेषता पढ़ते हैं तो वहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात की जाती है, और यहाँ पर उसे कह रहा है कि एनकरेज किया जाता है, तो ये बात सही है। सेकंड है दूसरों के व्यवहार की अनुरूपता, यानी दूसरों के अनुकूल चल रहे हैं आप, तो ये इसमें फिर आपकी जो क्रिएटिविटी है या डाइवर्जेंट थिंकिंग है या आउट ऑफ बॉक्स आप सोच सकते हैं वो चीज़ें दब जाएंगी। तो हम कहेंगे ये वाला कथन है ये गलत हो जाएगा। हमें यही पूछा था कौन अवरुद्ध करता है, वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बाकी 3 नंबर ऑप्शन है विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निश्चित तौर से ये आपके सृजनशील बालक की ये विशेषता हो जाएगी। नव प्रवर्तन के लिए प्रेरणा करना, जो भी आप इनोवेशन करते हैं नई नई, तो निश्चित तौर से उसे मोटिवेट करना, ये बात सभी सही है, लेकिन 2 नंबर ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसमें पूछा है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो अर्जित प्रेरकों की सही व्याख्या नहीं करता है। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िएगा, इन विशेषताओं से फिर अगली बार भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है कि वे जन्मजात नहीं होते, ये बात सही है। दूसरा है वे सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल। तो ये सार्वभौमिक नहीं होते, क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ हम अर्जित करते हैं ना वो वातावरण से करते हैं, तो फिर ये सार्वभौमिक नहीं हो सकती, ये वातावरण के अनुकूल बदलती रहती हैं,
बाकी 3 नंबर ऑप्शन है ये जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है, जबकि हाँ ये बात सही है। ज़रूरी नहीं है कि जो आप अर्जित प्रेरक जो भी यूज कर रहे हैं या ज़िंदगी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो जीवित रहने के लिए आवश्यक है, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये भी है। वे अधिगम को प्रभावित करती है, ये भी बात सही है। वे जन्मजात नहीं होते, ये हमने स्टेटमेंट पहला देख लिया था। इस प्रकार है हम कहेंगे 2 नंबर ऑप्शन है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जन्मजात नहीं होते हैं, ये ध्यान सॉरी जन्मजात तो नहीं होते हैं, ये बात सही है, लेकिन वे सार्वभौमिक नहीं होते। ठीक है, ये कह रहा है सार्वभौमिक होते हैं, जबकि ये सार्वभौमिक नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है 5 नंबर क्वेश्चन में, किसी कार्य को या किसी कार्य का संतोषजनक प्रभाव उस कार्य के लिए सीखने को प्रभावित करता है। सीखने का यह नियम किससे संबंधित है या किसने प्रतिपादित किया था। जब भी आप सीखने के नियम की बात करेंगे तो निश्चित तौर से आप वहाँ पर थॉर्नडाइक का नाम लेंगे। थॉर्नडाइक ने हालांकि देखा जाए अपना सिद्धांत दिया था ऐसा थ्योरी, तो उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि उन्होंने 3 नियम तो मुख्य दे दिए थे, ठीक है, और 5 नियम गौड़ दे दिए थे। 3 नियम जो मुख्य थे वो इम्पोर्टेंट हैं, जिन्हें हम PTA बोलते हैं। P के मतलब प्रभाव का नियम, T से तत्परता का नियम और इसे अभ्यास का नियम। जो आपका प्रभाव का नियम है ना, इसे लॉ ऑफ इफेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो इनमें क्या होता है, लॉ ऑफ इफेक्ट में इसी में आपका संतोष असंतोष का नियम आता है। ये 2 प्रकार का होता है, संतोष और असंतोष। यानी जिससे आपको सेटिस्फैक्शन हो जाए तो निश्चित तौर से आप उस अनुक्रिया को दोहराएंगे तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिल रही है, जब तो आप उसी चीज़ को दोहराएं। अगर आपको असफलता मिलेगी तो निश्चित तौर से आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, उस कार्य को करेंगे नहीं। तो यही कह रहा था कि किसी कार्य को संतोषजनक प्रभाव उस कार्य को सीखने में प्रभावित करता है, तो फिर ये प्रभाव का नियम ही होता है, और जो किससे संबंधित है, आपके थॉर्नडाइक से। ठीक है, बाकी पावलर है, जिन्होंने तो कुत्ते की पैरोटिड्स ग्लैंड पर प्रयोग किए थे। इन्होंने कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी दी थी, जैसे आप शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। स्किनर ने RS थ्योरी दी थी। ठीक है, और बाकी वॉटसन है, ये तो व्यवहारवादी हैं। इन्होंने कहा था मुझे जैसा भी है बच्चा दे दीजिए, मैं जो भी है उसे कुछ भी बना सकता हूँ जो आप कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा है आपका संबंधित है। इसमें ये कह रहा है कि जो श्रवण बाधित यानी जो बच्चे सुन नहीं सकते विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम हेतु कौन सा प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है। यानी ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक अपना यही लगाना था, ये बात किसकी कर रहा है, जो श्रवण यानी सुन नहीं सकते उनकी बात कर रहा है, और लेकिन उनसे विशेषता संबंधित नहीं है, वही पूछी है इसने। देखो, ओष्ठ पठन का मतलब होता है कि बच्चे के अगर है कुछ भी चीज़ कह रहे हैं तो आप जब जो आपके होठ चलेंगे तो निश्चित तौर से वो पहचान जाएगा आप ये कहना चाह रहे हो। संकेत यानी किसी भी संकेत के या साइन लैंग्वेज के थ्रू आप समझा सकते हैं। ये दोनों ही आपके श्रवण बाधित बच्चे से संबंधित हो जाएंगे। अब देखिए ब्रेल लिपि उन बच्चों के लिए होती है जो दृष्टि बाधित होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं। तो देखने और सुनने से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि विधियों की बात कर रहे हैं जब आप, तो पर्टिकुलर आपको उसी सेंस में बात करनी होगी जो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये दृष्टि बाधित हो गए। गामक प्रशिक्षण का मतलब होता है कि जो आप जैसे ग्रॉस मोटर होती है और एक फाइन मोटर होती है, इनकी 2 प्रकार होते हैं। तो उनमें विभिन्न प्रकार की जो अनुक्रिया होती हैं जिसमें हमारे मसल्स काम करें, तो उनसे संबंधित होती है। तो ये दोनों ही आपके श्रवण बाधित विद्यार्थियों से संबंधित नहीं है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो इसका C और D ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, यानी C और D है, इनसे कोई लेना देना नहीं है आपके जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उनसे। बाकी दोनों से ओष्ठ पठन और संकेत पठन ये आपके श्रवण बाधित बच्चों से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है 7 नंबर क्वेश्चन, इस प्रकार पूछा है। इसमें कह रहा है कि एक बच्चा किसी पाठ को अपनी सुविधा अनुसार कई भागों में बांटकर सीखता है, तो यह सीखने की कौन सी विधि है। जब भी आप बांटने की बात करें, खंडों की बात करें, तो उसे अंश या पाठ विधि कहते हैं, और ये बात सही भी है। पूर्ण विधि वो कहती है, पूर्ण विधि कह लो या इसे समग्रता का सिद्धांत बोलते हैं, जो आपके कॉलर कोपा मैक्स वातिमान ने दिया था। यानी आप एक ही बार में चीज़ को देखते हुए जो हॉल मेथड होती है ना, इस संपूर्ण चीज़ को एक साथ पढ़िएगा, ये कहता है। अभिराम का मतलब है कि कंटिन्यूस पढ़ते रहिएगा। प्रासंगिक रैंडमली हो जाएगा। बाकी हमें पूछा है तो उसका तो राइट आंसर 3 नंबर होगा, यानी पार्टों में डिवाइड करके पढ़िएगा, वो जल्दी समझ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8वां। इसमें पूछा है कि विभिन्न आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की समावेशी कक्षा के लिए कौन सी शिक्षण अधिगम व्यू रचना महत्वपूर्ण होगी। देखो, इसे मोस्टली देखा जाए इंक्लूसिव एजुकेशन से पूछा है, तो इसमें शिक्षण अधिगम की कौन सी व्यू रचना महत्वपूर्ण होगी। पहला है बहुसंवेदी जो मल्टी सेंसरी टीचिंग, यानी बच्चे का जितने भी 5 सेंसर होते हैं उनसे सभी से संबंधित हो पढ़ाई, वो बहुत अच्छी रहेगी। और सहयोगी अधिगम का मतलब कोऑपरेट लर्निंग होती है, जो सहपाठी बच्चे होते हैं उनके साथ है, या शिक्षक इसमें हेल्प कर सकता है निश्चित तौर से, ये भी इंपॉर्टेंट होता है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन में। बाकी साथ ही शिक्षण पीयर ट्यूटरिंग बोलते हैं, यानी जो एक ही उम्र के बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं,
उन्हें साथ ही शिक्षण बोल सकते हैं, तो ये भी हेल्प करेगा। बाकी दल शिक्षण जो टीम टीचिंग बोलते हैं इसे दल शिक्षण, तो ये भी एक तरह से इसमें प्रॉब्लम दे दी जाती है, बच्चे को समस्या का समाधान करते हैं, तो निश्चित तौर से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम कहेंगे ये सभी चीज़ें आपकी शिक्षण अधिगम व्यूह रचना में महत्वपूर्ण होंगी, तो इस पर इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसमें 9 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिगम योग्यता में निम्नलिखित हस्तक्षेप है कार्यक्रम सुझाए गए हैं। यानी आपसे कह रहा है कि जो अधिगम योग्यता होती है लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं, में निम्नलिखित हस्तक्षेप का कार्यक्रम सुझाव दिए गए हैं। जैसे कि पहला कथन दे रखा है कि भाषाई समझ के लिए प्रयास, दूसरा है वर्तनी सुधार के लिए अभ्यास। ये बताइए किस प्रकार की डिसेबिलिटी है ये, ठीक है, आपसे ये पूछा। वैसे देखा जाए भाषाई समझ के लिए प्रयास का मतलब है जब भी अंडरस्टैंडिंग की बात करोगे तो वो पढ़ने से संबंधित होती है। जब भी आप भाषाई समझ की बात करें या पढ़ने की बात करें, वो सभी चीज़ें आएगी आपके डिसलेक्सिया में। बाकी वर्तनी सुधार के लिए जैसा पढ़ोगे वैसा ही लिखोगे, तो नीचे तौर से ये विशेषताएं सोचने वाली थी। दोनों ही स्टेटमेंट अच्छे पूछे थे, ये डिसलेक्सिया से संबंधित होंगे। बाकी डिस्ग्राफिया लेखन संबंधित डिसेबिलिटी होती है, और ये आपकी वेद की घटनाओं से संबंधित होती है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर तो एक ही सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व का संप्रत्यय प्रस्तुत किया था। जब भी ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं इसे, वस्तु स्थायित्व को, ये जब भी बात होगी वो आपके जीन प्राजी से संबंधित होगी। इनकी 4 अवस्थाएं थी, जैसे बोलते हैं SPCF, यानी सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज बोल सकते हैं, या सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी थी प्री ऑपरेशनल, तीसरी थी कॉन्क्रीट, चौथी थी फॉर्मल, या इसे ही एब्स्ट्रैक्ट बोल देते हैं। जो सेंसरी मोटर स्टेज है ना, उसी के अंतर्गत आती है आपकी ऑब्जेक्ट परमानेंस। यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस होता क्या है वो सुन लीजिएगा। अगर 0 से 18 माह का बच्चा है तो निश्चित तौर से उसके सामने से कोई भी चीज़ उठाइएगा, उसके सामने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे वो 18 माह से लेकर 24 माह यानी 2 साल का हो जाता है, अगर उसके सामने से अब उठाओगे तो निश्चित तौर से वो ढूंढने लग जाएगा उन चीज़ों को जहाँ पे भी आप दूर करना चाहोगे उस वस्तु को। तो हम ये कहते हैं कि आँखों से ओझल हो जाना, इस प्रकार का ये क्वेश्चन आता है तो वो वस्तु स्थायित्व के लिए आता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं बन पा रहा है तो आँखों से ओझल हो जाना ये वाला कथन हो जाएगा। अगर वो ढूंढ पा रहा है तो फिर 18 से 24 माह यानी वस्तु स्थायित्व बन चुका है, जैसे ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं। जीन प्याजे से संबंधित है, सेंसरी मोटर स्टेज में आएगा ये पहली अवस्था में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये सीटेट और बाकी एस्टेट पे तो पूछ लिए जाते हैं कि अनुदेशनात्मक कार्यक्रम के दौरान फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि द्वारा सुधार के उद्देश्य से किया गया मूल्यांकन कहलाता है। जब भी आप दौरान की बात करें, ठीक है, और जिसमें फीडबैक हो या सुधार की बात हो, ये सभी आपके निर्माणात्मक ही सही रचनात्मक बोलते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट से संबंधित होते हैं। जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें 2 चलते हैं, एक तो सुमेलेटिव योगात्मक जो वर्ष के अंत में किया जाता है, ठीक है, और यानी जो आपको ग्रेड दिए जाते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। और जबकि जो दौरान में किए जाते हैं यानी संशोधन करने के लिए या सुधार करने के लिए, या कोई कमी चल रही है आपके पढ़ने में या समझ नहीं पा रहे हो तो उसे सुधारने के लिए जो किए जाते हैं वो निर्माणात्मक मूल्यांकन होते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बनाता तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है। यानी आपसे ये पूछ रहा है इसमें से बाह्य अभिप्रेरक नहीं है, अभिप्रेरक को ही आप है इसमें क्या कह रहा है, इसमें इंग्लिश में कह रहा है एक्सट्रिंग्स। यानी एक तो होते हैं इनबॉर्न, एक होते हैं एक्सट्रिंग। इनबॉर्न वो होते हैं जो आपके बायोलॉजिकल संबंधित होते हैं, जैसे भूख प्यास इस प्रकार के। एक्सट्रिंग वो होते हैं या बाह्य अभिप्रेरक वे होते हैं जो आपके वातावरण से संबंधित होते हैं। जैसे अब इसमें देखें कि इसमें से बाह्य अभिप्रेरक नहीं है। अनुमोदन जिसे हम अप्रूवल बोलते हैं वो हम मोस्टली मनुष्य से अप्रूवल लेते हैं या किसी अन्य संस्था से, तो निश्चित तौर से ये बाह्य हो जाएगी। सत्ता की बात करें, पावर, ये बाह्य होती है। उपलब्धि ये भी बाह्य होती है। लेकिन जो विश्राम होता है जिसे रेस्ट बोलते हैं ये आपका बायोलॉजिकल होता है, इसे बोल सकते हैं इन, यानी इनबॉर्न बोल सकते हैं, यानी ये आंतरिक अभिप्रेरक होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया था। ये आपके मानसिक आयु ये आपके विनय ने दिया था, अल्बर्ट विनय ने दिया था 1908 में। इसके साथ शायद टर्मन भी हुआ करते थे, तो विनय साइमन परीक्षण बोलते हैं इसे। मानसिक आयु तभी दी थी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी स्टर्न और टर्मन ने आपको ध्यान हो ME/CA जो बुद्धि लब्धि का सूत्र है वो दिया था, इसमें 100 भी जोड़ी गई है, ठीक है। ध्यान रखना केवल टर्मन आ जाए तो भी राइट आंसर हो जाएगा और स्टर्न और टर्मन आ जाए तो भी। टर्मन ये दे ही रखा है। बैचलर है,
वेस्लर ने एक मिश्रित परीक्षण दिया था। मिश्रित परीक्षण किसका? बुद्धि का। और ये किससे संबंधित होता है? ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है, ठीक है, मिश्रित वाला। और ये अच्छे क्वेश्चन है क्योंकि ये आगे चल के हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि गेनी, यानी जिसका नाम है रॉबर्ट गेनी है, कि अधिगम प्रतिमान के अनुसार किसी भी संप्रत्य अधिगम के पूर्व किस प्रकार के अधिगम की आवश्यकता नहीं होगी। यानी जब आप रॉबर्ट गेनी को पढ़ेंगे तो इसने सीखने के पदानुक्रम बताया था 8। इन्होंने क्रम बताया था जिसे मैंने याद कर रखा है, SSC वर्सेज DCRP। यानी मैं एक बार बता देता हूँ, इसे बोलते हैं आप कह सकते हैं साइन या सिग्नल लर्निंग, दूसरे से हो जाएगा SR लर्निंग जैसे स्टिमुलेट रेस्पॉन्स, तीसरे से हो जाएगा चेन लर्निंग, चौथे से हो जाएगा वर्बल लर्निंग, पांचवें से हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन जिसे विभेदन लर्निंग बोलते हैं, C से हो जाएगा कॉन्सेप्ट, R से हो जाएगा रूल यानी नियम के द्वारा सीखना, लास्ट में होती प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये शुरुआत की 4 स्टेप होती हैं, ये आपकी कह सकते हैं व्यवहारिक होती हैं चीज़ें, ठीक है, व्यवहारिक मान सकते हैं, जिसमें आपके है माइंड की आवश्यकता नहीं होगी, बाकी या फिजिकल बोल सकते हैं। और बाकी जो लास्ट की 4 होती हैं ये होती हैं आपके संज्ञानात्मक यानी दिमाग से संबंधित यानी मानसिक रूप से बोल सकते हैं। इसमें शुरुआत का स्टेप होता है वो निम्न स्तर होता है और जो लास्ट का होता है वो उच्चतम होता है। हालांकि इन सभी स्टेप में देखें तो यहाँ पे हमसे बात कही गई है कि जो आपका C नंबर है ना, जो संप्रत्यय अधिगम के पूर्व, देखो संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अधिगम के पूर्व किस प्रकार के अधिगम की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखो ये आ रहा है ना रूल, रूल से पहले आती है कॉन्सेप्ट, तो हमें नियम अधिगम की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें यही पूछा था किस अधिगम की आवश्यकता नहीं होगी, तो नियम की नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 2 सही हो जाएगा। बाकी श्रृंखला वाला आपका 3 नंबर का था, विभेदन है ये आपके 5 नंबर का था, संकेत अधिगम है ये आपके पहले नंबर का। ये आपके सोपानकी थे और इन सोपानकी को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने एक पिरामिड बनाया था जिसमें आपके शुरुआत के स्टेप होंगे वो मैंने बता दिया था। S होगा, दूसरा फिर S होगा, पहले से S से सिग्नल हो जाएगा या साइन बोल सकते हैं, दूसरे से SR हो जाएगा, तीसरे से फिर आपका SSC वर्स C हो जाएगा यानी चेन वाला, फिर SSC वर्सेज तो V हो जाएगा, फिर उसके बाद D हो जाएगा, फिर उसके बाद SSC वर्सेज DCC, फिर R और P लास्ट में हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र माना जाता है सबसे टफेस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका फिर 2 ही सही हो जाएगा। आपको ध्यान रखना होता है कि जो स्टेप पूछा जा रहा है उससे पहले वाला नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि इसमें कॉन्सेप्ट पूछा गया था, ये C वाला ये था, इससे पहले वाला फिर R दे रखा है यानी रूल, तो ये नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी, ये विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं के आधार पर इन चीज़ों को पहचाना जाता है। बाकी तो टीचर तो डायरेक्टली आपको ये रैंडमली पढ़ा देते हैं और जो क्वेश्चन बनते हैं उस आधार पर आपको सोचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बुद्धि परीक्षण है जो एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। हालांकि मैं इसका डायरेक्टली आंसर बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं इन सभी की बात करूँगा कौन सा शाब्दिक है कौन सा अशाब्दिक है। आप जब पढ़ेंगे, जब बुद्धि चैप्टर पढ़ेंगे तो उसी में आते हैं ये सभी चीज़ें, ठीक है। तो देखो बुद्धि 2 प्रकार के परीक्षण मानी जाती है, एक तो व्यक्तिगत होता है, एक सामूहिक। जो सामूहिक होगी ना वो फिर आपके 3 प्रकार के हो जाते हैं, शाब्दिक, अशाब्दिक और मिश्रित, ठीक है। जिसमें से मैं मिश्रित की बात कर चुका हूँ। वेस्लर का बुद्धि परीक्षण है जो पिछले क्वेश्चन में आया था, जो स्टन वाला जिसमें मानसिक आयु पूछी थी, ठीक है, ये बात कर ली थी। अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है आर्मी अल्फा परीक्षण, ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। मैं ये बोलता जा रहा हूँ, ये ध्यान रखना, सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। अब आप एक करोगे और ये आपका जो आर्मी अल्फा परीक्षण है ये आपके ऑटिस ने दिया था, ये USA से संबंधित है, ठीक है। और ये सामूहिक कैसा है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। आप जब पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को जरूर पढ़ना क्योंकि ये परीक्षाओं क्वेश्चन बन जाते हैं। दूसरा है रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण है, ये आपका सामूहिक ही होगा, यानी सामूहिक को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि ये सेम ही है, ठीक है, सामूहिक होगा। और लेकिन ये कैसा होगा, अशाब्दिक होगा। शाब्दिक वो होंगे जो पढ़े लिखे के लिए होंगे, अशाब्दिक वो होंगे जो पढ़े लिखे अनपढ़ के लिए, ऐसे कह सकते हैं। बाकी है बिनेश साइमन परीक्षण, ये बिनेश साइमन परीक्षण था, ये आपका कह सकते हैं कि व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण था, यानी पढ़े लिखे वाला के लिए था, व्यक्तिगत था, ठीक है। बाकी है जलोटा सामान्य बुद्धि परीक्षण योग्यता, ये वाला जो परीक्षण था ये संबंधित हो जाएगा आपका सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। सामूहिक शाब्दिक परीक्षण आपको पूछा क्या था, हमें पूछा था कि बुद्धि परीक्षण का एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण बताइए। तो इसमें से अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हमने कौन सा देखा था, हमने देखा था रेमन
का प्रोग्रेसिव मैट्रिक परीक्षण, जो आपका सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ध्यान रखना है, देखो मैं आपको, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको बुद्धि परीक्षण के व्यक्तिगत वाले कौन से हैं बुद्धि परीक्षण और सामूहिक वाले कौन से हैं। सामूहिक में भी ये भी चलता है कि शाब्दिक कौन सा है, अशाब्दिक कौन सा है और आपका मिश्र कौन सा है। ये परीक्षा में इसी में नहीं, रीट हो गई, यूपी टेट हो गया, आपके एमपी टेट हो गया, या आपके अन्य परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन है। अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की परीक्षा होती है, टीजीटी पीजीटी की, वहाँ पर पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार है वह भाषण जो स्वयं की ओर निर्देशित करता है वो कहलाता है। उसे हम प्राइवेट स्पीच कहेंगे, जिसे निजी भाषा बोलते हैं। हालांकि एक बात करेंगे यहाँ पे, जब आप वाइगोत्स्की की बात करते हैं, मोस्टली वाइगोत्स्की में एससीएल पूछा जाता है, यानी ये बात कहते हैं कि जो भी हम सीखते हैं वो समाज से सीखते हैं, या सामाजिक अंतक्रिया से, सोशल इंटरेक्ट से। सी का मतलब हो जाता है कल्चरल, हम जो भी चीज़ें सीखते हैं हमारे कल्चर का प्रभाव रहता है, ये भी बात सही है। एल का मतलब होता है लैंग्वेज, इन्होंने भाषा की बात की है। ठीक है, कि इंटरेक्ट करके हम भाषा सीख सकते हैं, यानी ये तीनों ही आपस में संबंधित होते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज़ और कही थी कि आपके जो स्पीच होती है बच्चों की वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है सोशल, दूसरी होती है आपकी प्राइवेट, तीसरी होती है आपकी साइलेंट। ठीक है, मैं यहाँ पर शुद्ध लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये मोबाइल की स्क्रीन है, इसलिए साइलेंट इनर स्पीच बोल सकते हैं। ठीक है, मैं बोल के बता देता हूँ। पहली थी आपकी सोशल स्पीच, दूसरी थी प्राइवेट स्पीच, तीसरी थी साइलेंट इनर स्पीच। जो सोशल स्पीच होती है इसमें क्या होता है कि हम टूटे फूटे शब्दों में दूसरों से बात करना होता है बच्चे का, और जिसकी उम्र मानी जाती है करीबन 2 वर्ष। प्राइवेट स्पीच का मतलब होता है 3 वर्ष से लेकर शायद 5 वर्ष होता है, और इसमें मतलब होता है कि बच्चे स्वयं से बातें करना, निजी स्वयं से बात करना, यानी निजी बात करना, ये सभी शब्द आते हैं। जैसे खुद को डायरेक्शन देने के लिए बात करना, या बोल कर बोलना, और या स्वयं के जो आपकी बात है, यानी जो आपकी बात करने का तरीका है, जो हमारी सोच और व्यवहार को दिशा देता है। इस प्रकार के अगर ये कथन आते हैं तो ये आपके प्राइवेट स्पीच से संबंधित होते हैं। बाकी साइलेंट इनर स्पीच होती है, ये संबंधित होती है, मन में ही सोचते रहते हैं बच्चे, क्योंकि इनकी उम्र होती है 7 के करीब होती है। ठीक, तो ये 3 प्रकार के बुद्धि के इनर स्पीच के, या कह सकते हैं बच्चों में किस प्रकार भाषा बोलते हैं उनसे संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर निजी स्पीच हो जाएगा, या निजी भाषा या भाषण बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कौन सी शिक्षण अधिगम पद्धति बाल केंद्रित है और एवं प्रगतिशील शिक्षा में सम्मिलित नहीं की जाती है। देखो, बाल केंद्रित विधियाँ अलग होती हैं, और देखा जाए अबाल केंद्रित बोल सकते हैं या अमनोवैज्ञानिक विधियाँ बोल सकते हैं, वो 3-4 ही होती हैं, तो मोस्टली उन्हें याद रखें, बाकी बाल केंद्रित हो जाती हैं। जैसे प्रायोजना विधि, बच्चा खुद करके सीखता है, जिसमें प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, तो ये बाल केंद्रित हो जाएगी। समस्या समाधान में समस्या देंगे बच्चे, वो खुद ही करेगा सॉल्व, तो निश्चित तौर से बाल केंद्रित हो जाएंगे। प्रयोगात्मक कोई भी प्रयोग देंगे, बच्चा खुद से करके लाता है, तो हम कहेंगे ये सभी, यानी बच्चा खुद करके सीख रहा है, मेनली बात ये है। और बाकी भाषण तो टीचर देता है, और जो भाषण देता है तो वो तो एक्टिव है, और जो बाकी सुन रहे हैं वो इनएक्टिव है। ठीक है, तो इस वजह से हम अमनोवैज्ञानिक विधि मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी सभी विधि ये मनोवैज्ञानिक थी। ठीक है, और जो आपकी भाषण है वो अमनोवैज्ञानिक विधि थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारक है जो व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले वंशानुगत कारकों को सम्मिलित नहीं करेंगे। इसमें से कौन सा कारक है। देखो, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है। यानी वंशानुगत का मतलब होता है कि आपके बायोलॉजिकल जो भी चीज़ें हैं पेरेंट्स से आपके अंदर आती हैं, या पेरेंट्स हैं वो उनके जो पिताजी रहे हैं तो निश्चित तौर से पेरेंट्स रहे होंगे, उनसे विशेषता आती है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो ऐसी कौन सी व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं जो वंशानुगत के कारकों को सम्मिलित नहीं करेंगे। जैसे आपके पिताजी की जो संरचना स्ट्रक्चर है उसी प्रकार की आपकी आँख नाक ये चीज़ें बन के आती है, तो निश्चित तौर से ये होता है वंशानुगत। बुद्धि की बात करें अगर, निश्चित तौर से अब ये कहते हैं समान प्रतिमान का नियम पढ़ते हैं डेवलपमेंट में, तो उसमें क्या होता है, जैसे पेरेंट्स है उसके जैसे बच्चे की बुद्धि लब्धि आ गई, यानी उसी प्रकार की बुद्धि है, शार्प बुद्धि है, जैसे माता पिता उसे आ रहे तो निश्चित तौर से बच्चा भी हो जाएगा, तो इसे समान प्रतिमान का नियम कहेंगे। यहीं पे एक नियम ऑर्डर हो जाता है, जैसे बोलते हैं प्रतिमान बोल दे, या विपरीत लक्षणों वाले, जैसे प्रतिगमन भी बोलते हैं या प्रतिमान बोल सकते हैं, तो निश्चित तौर से वो इसी के अंतर्गत आता है, यानी समान आने वाले गुण और एक है विपरीत लक्षण आने वाले, तो इसी में आ जाते हैं दोनों। अभिक्षमता का मतलब होता है ये जन्मजात होती है, यानी ये आप एक सकते कैपेसिटी बोल सकते हैं, ये आपकी जन्मजात होती है, जिसे इंग्लिश में एप्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो एप्टीट्यूड जन्मजात होती है। ठीक है, एक है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति एप्टीट्यूड होता है, इसे अर्जित किया जाता है वातावरण से। ठीक है, तो हमें पूछा था कौन सा वंशानुगत, यानी जैसे पेरेंट्स से वो लक्षण हमारे अंदर नहीं आते वो होंगे अभिवृत्ति। अभिवृत्ति होती है वो अर्जित होती है, वातावरण में रह करके सीखी जाती है, समाज में रह के।
तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी जो 3 ऑप्शन थे वो आपके जन्मजात से संबंधित थे, यानी वंशानुगत से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 19 नंबर। इसमें कह रहा है कि थॉर्नडाइक के बिल्ली पर सीखने के प्रयोग एक विशिष्ट व्यवहार को सीखने के लिए किस प्रकार के अभिप्रेरक का उपयोग किया गया था। अगर देखा जाए तो जो बिल्ली पे प्रयोग किया था ना आपके थॉर्नडाइक ने, उसने मांस के टुकड़े का उपयोग किया था, तो वही अभिप्रेरक के रूप में वो यूज किया था, तो वो एक जैविक कारक होगा, या जैविक आप कह सकते हैं अभिप्रेरक होगा, यानी बायोलॉजिकल मोटिव होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसमें और कोई सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं कि सामाजिक होगा, कि बाह्य होगा या वातावरणीय होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं उनके लिए निम्न में से कौन सी शैक्षिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो निश्चित तौर से उन्हें एसिलेशन बोलते हैं, जिसे त्वरण, यानी आप उन्हें त्वरित गति से सिखा सकते हैं कुछ भी चीज़, और वो सीख भी जाते हैं क्योंकि उनमें इतनी प्रतिभाशाली बुद्धि तब्दी होती है। तो निश्चित तौर से इन चीज़ों को, जैसे कि उन्हें क्लास जंप करवाना, ठीक है, और नई एनरिचमेंट प्रोग्राम चलाना, वो सभी इन्हीं के अंतर्गत आ जाते हैं प्रतिभाशाली बालकों से संबंधित। भाई उपचारात्मक शिक्षण है ये तो नहीं, वाचन अभ्यास ये भी नहीं, वाक उपचार ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें क्या पूछा है कि ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था के बच्चों की उपयुक्त सामाजिक व्यवहारिक विशेषता नहीं है। अच्छा, ये कह रहा है कि जो उत्तर बाल्यावस्था होती है ना, जैसे बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था को इन्होंने 3 अवस्था में बांट रखा है, जैसे कि पूर्व और आपकी बाल्यावस्था हो जाएगी, मध्य बोल सकते हैं, और एक होती है उत्तर। तो ये उत्तर वाली अवस्था होती है ना, ये लास्ट वाली होती है 11 से 12 वर्ष, तो ये एंटर होने वाली होती है पूर्व किशोरावस्था में, क्योंकि किशोरावस्था को 3 अवस्था बांट दिया इन्होंने, जैसे पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और आपकी उत्तर किशोरावस्था। तो हम ये कह रहे हैं कि इनमें से उत्तर बाल्यावस्था की बच्चों की उपयुक्त सामाजिक व्यवहारिक विशेषता कौन सी नहीं होगी। हालांकि इसे आप 2-3 तरीका से पहचान सकते हैं। ऐसे पहचान सकते हैं, सहयोग बाल्यावस्था में आता है। देखो एक टर्म बता दूं, आप जब विशेषता में पढ़ेंगे ना डेवलपमेंट में, तो हम बाल्यावस्था की विशेषता बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों में सामाजिक गुण आ जाता है। तो ये सामाजिक ही गुण तो सहयोग ही है, वही सहानुभूति आपकी, यानी जिसे सिंपैथी कहते हैं, वही आपकी परानुभूति है, जिसे आप एम्पैथी कहते हैं। अहम केंद्रता है ना, ये तो आपकी संबंधित होती है जीन प्याजे के दूसरे नंबर की अवस्था आती है, जैसे प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, ये 2 से 7 वर्ष की उम्र होती है ना, उसकी एक विशेषता है ये तो अहम केंद्रता, ठीक है। यानी बच्चे हैं दूसरों के नज़रिए, सोच, उनमें कोई मतलब ये है कि उनकी इग्नोर करता है उन चीज़ों को, ठीक है। जो वो कहता है वो सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों विशेषताएं बाल्यावस्था की थी। क्वेश्चन नंबर आपका 22 इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का एक रूप नहीं है। तो देखो जब आप देखो ये चीज़ें जब आप परीक्षण पढ़ेंगे ना, उपलब्धि परीक्षण हो गया या निदानात्मक परीक्षण होगा, उसके साथ हम मूल्यांकन भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे एक तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं, उन्हें 2 भागों में बांटा गया है, उसी प्रकार पूरा आगे चल के उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। ये चीज़ें पढ़ने की होती हैं, ठीक है। तो हम ये बताने के जो निबंधात्मक परीक्षा होती है उनमें प्रकार क्या क्या होते हैं। एक तो वर्णनात्मक परीक्षा होती है, जिसे आप डेस्क्रिप्टिव बोलते हैं। विश्लेषणात्मक होती है, एनालिटिकल क्वेश्चन होती है। इसी में आपके आलोचनात्मक क्वेश्चन आते हैं, जिसे आप क्रिटिकल बोल सकते हैं। लेकिन जो प्रत्याविज्ञानात्मक है ना, ये वस्तुनिष्ठ का एक प्रकार है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जबकि हमें क्वेश्चन निबंधात्मक का पूछा था कि इसमें से निबंधात्मक प्रश्नों का एक प्रकार नहीं है, तो वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रत्याविज्ञानात्मक ये वस्तुनिष्ठ के प्रकार होते हैं। वस्तुनिष्ठ में 2 प्रकार के आते हैं, एक तो होते हैं प्रत्याविज्ञानात्मक, एक होते हैं प्रत्यास्मरण वाले। प्रत्यास्मरण को रिकॉल बोलते हैं वाले क्वेश्चन, और रिकॉग्नाइजेशन या जिसे हम प्रत्याविज्ञान बोलते हैं, इसमें आते हैं आपके जैसे रिक्तस्थान वाले, रिक्तस्थान तो नहीं, मैच वाले आएंगे, और आपके मैच वाले यानी मैच करने वाले, मिलान वाले, और साथ ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, और सादृश्य वाले आ जाएंगे, ठीक है, और भी प्रकार होते हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके वस्तुनिष्ठ से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी या 3 नंबर। बाकी सब ये निबंधात्मक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पावलर के या पेवलर को पावलर भी बोलते हैं, यहाँ पर पेवलर लिख दिया है कि अधिगम सिद्धांत का आधार किस प्रकार की सीखना है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी पावलर आए आप तो CR ध्यान रखना, इसे बोलते हैं कंडीशन रेस्पॉन्स, यानी उन्होंने हमेशा शास्त्रीय अनुबंधन की बात की है, कंडीशन की बात की है, यानी किसी के साथ किसी का अनुबंध कर देते हैं तो निश्चित तौर से अनुक्रिया उसी के हिसाब से होने लग जाती है। जैसे कुत्ते की पैरोटिड ग्लैंड पर जब उन्होंने प्रयोग किए थे, हालांकि प्रयोग तो कुछ और पर कर रहे थे, उन्होंने तो ये खोज दिया था, इसी के लिए उन्हें नोबेल भी मिल गया था। लेकिन ध्यान रखना है, जब पैरोटिड ग्लैंड पर वो प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया था,
कि मांस के टुकड़े के साथ घंटी की आवाज़ दी, तो ये निश्चित तौर से वो एक अनुबंधित अनुक्रिया करवा ली थी उन्होंने। कह सकते हैं एक उद्दीपक अलग से भोजन के साथ ऐड कर दिया, उसे बोलते हैं कंडीशन, यानी अनुबंधित करना। तो ये सी आप छोड़िए, अनुबंधित से संबंधित हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसे ZPD बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये आपके वाइगोस्की से संबंधित है, वाइगोस्की से संबंधित तो हमने और भी बात कर ली थी ऊपर क्वेश्चनों में, आपको मालूम होगा। बाकी एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, कोलबर्ग ने मॉडल थ्योरी दी थी जिसे आप बोलते हैं नैतिक विकास सिद्धांत, जीन पियाजे ने आपका संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था जिसे आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा कारक है जो अधिगम को नकारात्मक रूप से कह सकते हैं प्रभावित करेगा। इसमें से आप देखिएगा, इसमें नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा वो ऑप्शन चूज करना है। तो आप देखिएगा जैसे कि अभ्यास, तो ये तो पॉजिटिव बात है, इच्छा शक्ति ये भी पॉजिटिव, मोटिवेशन पॉजिटिव है, जो थकान है वो हो जाएगी नेगेटिव, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जब एक बच्चे को नैतिक विकास एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की घोषित करने की इच्छा पर आधारित होता है तो इसे नैतिकता का संबंध कहेंगे। ये ध्यान रखना, जब आप इस थ्योरी को देखेंगे यानी स्टेटमेंट को, ये संबंधित है आपके कोलबर्ग से, लॉरेंस कोलबर्ग से। उन्होंने दिया था नैतिक विकास सिद्धांत। उन्होंने 3 लेवल बताए थे, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इनको फिर भी 2-2 उप अवस्थाओं में बांटा गया था, 1-2 नंबर की। फिर लेवल 2 में फिर 2 अवस्थाएं, जैसे 3 और 4 नंबर की बोलते हैं। इसी प्रकार लेवल 3 है, इसको 5 और 6 नंबर की अवस्था बोलते हैं। जो 2 नंबर का लेवल होता है ना, उसमें आता है आपका एक्सचेंज का, यानी जिसमें गुड गर्ल और नाइस बॉय होता है। इसमें क्या होता है कि आप कोई अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने के लिए आप इन चीज़ों को करते हैं, उसके अंतर्गत यानी विशेषता है वो, तो वो आपकी संबंधित हो जाएगी अच्छी अंतर्वैयक्तिक संबंधों के कारण, ठीक है। यानी जैसे गुड, इसमें लिख रखा है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी वो ये गुड गर्ल और नाइस बॉय, उसकी एक विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये लेवल 2 और अवस्था नंबर 3, ठीक है, ये पूछा है। यानी आप कह सकते हैं 3 लेवल थे और 6 स्टेज थी। ये आपके लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विकास। विकास से 2-3 क्वेश्चन आते हैं हर बार। जैसे विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है तो हम कहेंगे जो आपका गर्भधारण होगा ना, उसी से स्टार्ट हो जाएगी और मृत्यु तक चलेगी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जिसमें जैसे गर्भाधान से परिपक्वता तक ये गलत है, जन्म से परिपक्वता तक ये भी गलत है, जन्म से मृत्यु तक ये भी गलत है। हम कहेंगे जो आपका गर्भधारण होगा उससे लेकर, जैसे गर्भधारण को यहाँ पर कॉन्सेप्शन टू डेथ का है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 90 से 110 बुद्धि प्रसार किस बौद्धिक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये आपके एवरेज बच्चे होते हैं, जिसे हम बोलते हैं औसत बालक, ये उनकी विशेषता होती है, ठीक है। और इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर टर्मन की सारणी पढ़ेंगे बुद्धि लब्धि की, तो उसमें देखना, तो ये आपके कह सकते हैं प्रकार बताएं। अगर इससे 110 से 120 होगी तो वो इससे औसत से अधिक हो जाएंगे, यानी एवरेज एबव बोल सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर देखो, ये देख रहे हैं एबव, 3 नंबर ऑप्शन एबव एवरेज। इससे ऊपर जाएंगे तो फिर सुपीरियर हो जाएंगे, फिर वेरी सुपीरियर, फिर होंगे प्रतिभाशाली। इस प्रकार के डिवाइड कर रखे हैं। इससे नीचे भी प्रकार भी दे रखे हैं, जड़ बुद्धि और आपके मंद बुद्धि प्रकार के, तो वो आप जब सारणी पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, समाजीकरण की प्रक्रिया में साथियों का प्रभाव है उत्तर बाल्यावस्था के नाम से, यानी उत्तर बाल्यावस्था के किस नाम को संदर्भित नहीं करता है। देखो, जब बाल्यावस्था की बात आ जाए तो दलायु, जैसे गैंग एज बोलते हैं, अनुरूपता की आयु यानी एक ही जैसी उम्र के बच्चे, वो भी आ जाएगी। खेल आयु या प्ले एज बोलते हैं, तो ये भी इसी की विशेषता है। संक्रमण आयु होती है, एक बच्चा है उत्तर बाल्यावस्था से प्रवेश कर गया है पूर्व किशोरावस्था में, ठीक है, इसे ही बोलते हैं संक्रमण काल या संक्रमण आयु बोलते हैं, जिसे ट्रांजिशनल एज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, यानी 4 नंबर का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें पूछा है इन निम्न में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है। विकास से संबंधित मैंने बताया 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा होगा। विकास में प्रकार्यात्मक परिवर्तन होती है, यानी आपके शरीर के अंदर निश्चित नहीं है कि आपके हाथ का ही विकास हो, हाथ के साथ दूसरे हाथ का भी होगा, सिर का भी होगा, आपके पैरों का विकास होगा, यानी ये फंक्शनल होता है, शरीर के सभी भागों में विकास होता है, ये बात तो सही है। दूसरा ऑप्शन है विकास का प्रतिमान पैटर्न होता है, वो पूर्वानुमेय होता है, ये भी बात सही है। विकास के कुछ ऐसी अनुक्रियाएं होती हैं या पैटर्न होते हैं जिनका आप प्रेडिक्टेबल कर सकते हैं। जैसे बच्चा जन्म लेगा, निश्चित तौर से पहले वह घुटनों के बल चलेगा, फिर घुटनों पर यानी पैरों पर खड़े होने की कोशिश करेगा, खड़ा हो जाएगा तो चलने की कोशिश करेगा, तो ये एक पैटर्न है, ये से सब फॉलो करेंगे।
ठीक है, चाहे वो आपका भारत में जन्मा हो बच्चा या अन्य देश में जन्मा हो, ये पैटर्न सभी जगह फॉलो होता है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्टेबल कर सकते हैं। इसके साथ 4-5 चीज़ें और आती हैं, मैंने तो आपको एक ही एग्जाम्पल दिया है, बाकी 3 नंबर ऑप्शन है सभी बच्चों का विकास है वो एक समान होता है, ये गलत है। हम ये कहते हैं कि जो बच्चों का विकास होता है ना वो व्यक्तिगत भिन्नता पर डिपेंड करता है, यानी व्यक्तिगत भिन्नता मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, यानी हर बच्चे का विकास है, किसी का न पहले किसी का थोड़ा बाद में, यानी ये डिपेंड करता है व्यक्तिगत भिन्नता पर। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता पर डिपेंड करता है, जबकि ये कह रहा है कि एक समान होता है तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ये विकास सामान्य से विशिष्ट होता है तो ये बात सही है, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 गलत हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन इसके सही थे। तो इस प्रकार हमने 30 क्वेश्चन किए, आपके कितने 30 में से सही थे आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो नीचे तौर से कमेंट करके बता देना, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसमें जो 121 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हैं ईवीएस से संबंधित हैं। इसमें पहला ईवीएस की टीचिंग मेथड से पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है कि शिक्षक ईवीएस शिक्षण में स्वदेशी ज्ञान और दृष्टिकोण को समग्र रूप से कैसे एकीकृत कर सकता है या इंटीग्रेटेड कर सकता है। तो आपको ये 4 कथन दे रखे हैं, आप इन सभी कथनों को देख लीजिएगा। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सीखने के अनुभव को समृद्ध करके या करने के लिए स्वदेशी ज्ञान हो या आपका सांस्कृतिक प्रथा हो या आपके जो भी दृष्टिकोण रहे हैं उन्हें सक्रिय रूप से हम खोजने और एकीकृत करने से। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हमें यही पूछा था ना, शिक्षक ईवीएस शिक्षण में स्वदेशी ज्ञान और दृष्टिकोण को समग्र रूप से कैसे एकीकृत कर सकता है, वो 2 नंबर ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है आपसे कि ताप विद्युत संयंत्र आमतौर पर कोयले या तेल क्षेत्रों के पास स्थापित किए जाते हैं, इसका रीजन दीजिए। तो हम यही कहेंगे जो कोयला या पेट्रोलियम का अधिक आसानी से परिवहन हो सके, तो इस वजह से वहाँ पर स्थापित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 पर है, इसमें पूछा गया है आपसे कि ईवीएस शिक्षण के संदर्भ में मापन का तात्पर्य क्या है। हालांकि देखा जाए इसकी इंग्लिश अलग ही टाइप से दे रखी थी, इसमें स्कैफोल्डिंग रेफर टू पूछा था, यानी स्कैफोल्डिंग का उपयोग। हम ये कहेंगे जैसे जैसे छात्र कौशल और ज्ञान प्राप्त करते हैं तो समर्थन धीरे धीरे कम होता जाता है, यानी स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है किसी को हेल्प देना, क्षण भर के लिए दी जाती है, यानी हेल्प है कम समय के लिए जाती है, उसके बाद वो हेल्प कम कर ली जाती है, हटा दी जाती है, वो स्कैफोल्डिंग ही पूछा था यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है जो 124 नंबर, इसमें कॉलम फर्स्ट है और कॉलम सेकंड दे रखे हैं और इनमें विचार कीजिएगा। और क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है जो कॉलम बी है यानी ये वाला, इसमें कौन सी परिभाषा कॉलम ए में खनिज से मेल खाती है। तो ये बताना है कि खनिज है वो किससे संबंधित है, ये वाला आपके बी कॉलम से। खनिज का मतलब होता है जिसमें लोहा हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, आयरन हो, इस चीज़ से संबंधित होगा, वही राइट आंसर हो। जैसे कि खनिज है कैल्शियम से संबंधित हो जाएगा। तो इसमें आप इन ऑप्शनों में से बताइएगा किससे संबंधित होगा, तो कैल्शियम से होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ और अन्य चीज़ पूछता तो हम उसे हिसाब से बताते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिएगा वो प्रोटीन की पूछता तो फिर हम दाल पे जाते। अगर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट पूछता तो हम ग्लूकोज पे जाते। अगर विटामिन पूछता तो हम भी इन विटामिनों पे जाते, जैसे B1, B2, B6, B12। अगर इसमें और क्या दे रखा है, अब इसमें फिर चीनी है वो आपके ऊर्जा से संबंधित नहीं होगी डायरेक्टली। चीनी में तो देखा जाए तो ग्लूकोज ज़्यादा होता है। चीनी में वैसे देखी जाए मीठी शर्करा भी होती है, ठीक है। तो वो इसमें मेल नहीं खा रही, इस वजह से वो तो संबंधित नहीं होगी। मैंने अभी और एग्जांपल दिए वो कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, इस वजह से, ठीक है। बाकी इसका राइट आंसर कैल्शियम ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें ये पूछा गया है आपसे कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपको 4 ये आपको कथन दे रखे हैं और इनके फिर कूट दे रखे हैं कि कौन से इसमें से सही है, ठीक है। तो हम कहेंगे जो पहला आपका कथन दे रखा है कि ऊर्जा का प्रवाह है वो एक दिशा का होता है, यानी एक दिशात्मक होता है या वन डायरेक्शनल होता है या यूनी डायरेक्शनल बोल सकते हैं। तो ये बात सही है कि लिंडमान ने यही बताया था कि आपका 10% जो ऊर्जा का प्रवाह होता है और वो आपका एक स्टेप, यानी आप ऐसे कह सकते हैं जैसे जैसे हम उच्च लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे ऊर्जा का 10% ह्रास होते जाता है, ठीक है। तो यानी हम कहेंगे ऊर्जा का प्रवाह है वो एक दिशात्मक होता है,
यानी आप में मान लीजिए कोई घास है, घास को कौन खा रहा है? टिड्डा खा रहा है। और टिड्डा को कौन खा रहा है? खा रहा है मेढक खा रहा है। मेढक को कौन खा रहा है? सर्प खा रहा है। सर्प को कौन खा रहा है? जो चील है या गिद्ध है, कोई भी। तो ये क्या है? एक दिशात्मक है, तो ये बात सही है। दूसरा है सामग्री का प्रवाह एक दिशात्मक होता है। एक दिशात्मक नहीं होता, मल्टी डायरेक्शनल होता है। यानी इस घास को खाने वाले यहाँ पर गाय भी हो सकती है, या आपके अन्य है पशु भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार है, यानी जरूरी नहीं है एक पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड रह सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, ना कि आपका एक दिशात्मक। तो ये तो गलत है, 1 नंबर ऑप्शन सही था। तीसरा ऑप्शन है या तीसरा कथन है सामग्री का प्रवाह चक्री होता है, ये बात सही है। क्योंकि घास, और मैंने जो टिड्डा का एक दिशात्मक वाला एग्जाम्पल दिया था, तो घास पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड है। जैसे टिड्डा हो गया, मैंने बताया था आपको, जैसे कि जानवर हो गए, जैसे गाय हो गया, हिरण हो गया, अन्य वो हो गए। तो इसी प्रकार प्रत्येक जो आपका उपभोक्ता आके मिलता जाएगा उसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड रहेंगी। तो ये एक जाल होता है, जैसे फूड वेब बोलते हैं। तो ये बात सही है, यानी वो सामग्री का प्रवाह है वो चक्री होता है। बाकी 4 नंबर ऑप्शन है कि ऊर्जा का प्रवाह चक्री, ऊर्जा का प्रवाह चक्री नहीं होगा, ऊर्जा का प्रवाह तो एक दिशात्मक होगा। जो पहला ऑप्शन और 3 नंबर ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी गलत थे। क्वेश्चन नंबर 126 है, इसमें पूछा है कि जो NEP 2020 के संदर्भ में आपकी जो EVS शिक्षण में जो अनुभवात्मक शिक्षा की भूमिका क्या होती है। आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो देखो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जो सही दे रखा है कि अनुभवात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा या किया जाता है और EVS शिक्षण का अभिन्न अंग होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि ये टीचिंग मेथड के सिंपल याद है। आपको लॉजिक समझना होता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन सा पॉइंट है, मोस्टली वही राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि किसी परिस्थिति के लिए ऊर्जा का स्रोत चुनते समय कौन से जो कारक हैं वो निर्णय को सबसे अधिक प्रभावित बनाएंगे। तो हम सबसे बेस्ट ये रहेगा कि स्रोत के कारण होने वाले पर्यावरणीय क्षति ये ज़्यादा प्रभाव दिखाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बादल निर्माण, जो बादल निर्माण है और वर्षा और खारे पानी की से ये कह रहे हैं खारे पानी से ताजे पानी के निर्माण जैसी प्राकृतिक प्रक्रिया के संबंध में कौन सी अवधारणा पेश की गई है। तो एक तो इसमें से हम कह सकते हैं संसाधनों की संतृप्त और अति संतृप्त, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये लॉजिक का क्वेश्चन पूछा था ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें NEP 2020 पूछी है, उसमें भी EVS शिक्षण में मूल्यांकन विधियों को कैसे प्रभावित करता है। तो आप है इन सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे। इसमें से पॉजिटिव पॉइंट है वो ज़्यादातर 2 नंबर सही है। यानी हम ये कहेंगे ये पर्यावरणीय अवधारणाओं के बारे में छात्रों की समझ को मापने के लिए प्रामाणिक मूल्यांकन को बढ़ावा देंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें ये पूछा है यदि आप वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए चुंबकीय आकर्षण के गुण का उपयोग करते हैं तो लकड़ी और लोहे की चीज़ों को आप मेज़ों के लिए, यानी जो लकड़ी की मेज भी है और लोहे की के लिए परिणाम क्या होगा। तो सिंपल है, हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे इन सभी ऑप्शनों को पढ़ते हुए कि लकड़ी और लोहे की जो मेज़ें हैं वो अलग अलग समूह में होंगी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें लकड़ी और लोहा दे रखा है। तो लोहा है चुंबक को अट्रैक्ट करेगा, लकड़ी को नहीं। तो अलग अलग हो जाएंगी ये चीज़ें, लोहे से संबंधित होंगी तो वो एक तरफ हो जाएंगी और जो लकड़ी से वो आपकी वहीं पर रह जाएंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में पढ़ाते समय सीखने की प्रक्रिया में सहानुभूति की क्या भूमिका होती है। जो आपकी ऐसे बोल सकते हैं एम्पैथी होती है, उसका क्या रोल होता है। तो हम कहेंगे कि ये आपके जो भी पर्यावरणीय मुद्दों में सभी हितधारकों के लिए दृष्टिकोण को समझने के लिए सहानुभूति आवश्यक होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है कि जो सीवरेज में पाई जाने वाली अशुद्धियों को मुख्य श्रेणियां क्या हैं। तो हम उसमें देखते हैं कार्बनिक अकार्बनिक अशुद्धियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। उसी के अंडर में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे ठोस तरल पदार्थ, लवण, खनिज, ये सभी इसी के अंडर में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 133 है, इसमें पूछा है कि जब भी विभिन्न क्षेत्रों में अद्वितीय पर्यावरणीय चुनौतियों और अवसरों का समाधान करने के लिए EVS शिक्षण को कैसे अपना सकते हैं। तो हम कहेंगे जो पर्यावरणीय मुद्दों को छात्रों को स्थानीय संदर्भ और केस अध्ययन में शामिल करेंगे, जिससे बालक भी इस चीज़ के बारे में समझ पाएँ और केस स्टडी के थ्रू वे उन चीज़ों के बारे में कारणों को भी जान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 133 है, इसमें क्या पूछा है, इसमें ये पूछा है आपसे
कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन किसी बीमारी या स्थिति से ढंग से मेल नहीं खाती, यानी आपको ये बता ये है इनमें से कौन सा मेल नहीं है। जैसे विटामिन सी स्कर्वी, सही बात है। विटामिन डी रिकेट्स होते हैं, सही बात है। विटामिन ए है वो रतौंधी से संबंधित होता है, लेकिन विटामिन की है वो क्षय तो टीबी से होता है और टीबी रोग बोलते हैं, यानी ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा होता है, तो ये तो संबंधित नहीं होगा। बाकी विटामिन की तो संबंधित आपका फिक्वेनोन से संबंधित होता है, फिक्वेनोन बोलते हैं इसे शायद, तो ये रासायनिक नाम होता है इसका, तो ये उससे संबंधित होता है, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता है इसकी कमी होने पर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायुमंडल में कौन सा घटक है जो वायुमंडल की में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इस प्रकार का है, तो वो नाइट्रोजन होगी, क्योंकि यही आपकी 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन होती है आपकी 21% लगभग में, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.002%, बाकी जलवाष्प वगैरह 1% में आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ईवीएस रोल प्ले गतिविधि में इसकी सहायता यानी इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए, यानी ईवीएस की जो गतिविधि करने के लिए आपको शिक्षकों को क्या करना चाहिए। हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे इन ऑप्शनों के याद में, हम ये कहेंगे छात्रों को विभिन्न भूमिकाओं तलाशने और स्वयं लेने के लिए हम अनुमति देंगे, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है आपसे इसमें कह रहा है कि सद्भाव और समझ को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न खाद्य प्राथमिकताओं की सराहना करने की अवधारणाओं को दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। तो आप इन 4 ऑप्शनों को देख लीजिएगा। हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, इसमें से 2 नंबर ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि विभिन्न व्यंजनों की खोज और साझा करके दूसरों के भोजन को विकल्प का सम्मान करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, इसमें से प्रकार पूछा है कि पौधा, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के सभी प्रजातियों सहित पृथ्वी व जीवन की विविधताओं को क्या कहते हैं, उसे हम जैव विविधता कहते हैं। बाकी हम जैव की बात करेंगे तब पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे, ठीक है। तो इसका तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जैव ऊर्जा का स्थानांतरण का 10% नियम है, वो लेंडरमैन ने दिया था, इसे लेंडरमैन भी बोल देते हैं, तो किस वर्ष में दिया था, तो 1942। 140 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि स्कूल के रास्ते में घने जंगल से गुजरते समय परिणित प्राथमिक संवेदी अनुभव क्या है। तो हम ये कहेंगे कि विभिन्न जो पक्षियाँ होंगे और प्राणियों की आवाज़ है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें बताना है कि जो ईवीएस में रचनावादी शिक्षण का प्रमुख सिद्धांत निम्न में से कौन सा है। तो हम इन सभी ऑप्शनों को देखें तो हम ये कहेंगे कि जो भी समस्या समाधान और अन्वेषण में सक्रिय संलग्नता, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है कि आलोचनात्मक सोच और पूछताछ आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ईवीएस में कौन सा शिक्षण है वो दृष्टिकोण सबसे प्रभावी रहेगा। तो हम कहेंगे इसमें से जो भी आपका ऑप्शन नंबर 3 है कि अनुभवात्मक शिक्षा और चर्चा है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पत्तियों की विशेषताओं को पहचानते समय निम्नलिखित में से कौन सी इंद्रिय सबसे अधिक प्रासंगिक होगी, तो वो देखना ही सबसे ज़्यादा प्रासंगिक होगी, यानी दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 144 है कि असमान भोजन वितरण के संदर्भ में सुपोषित पोषणों की तुलना में कुपोषण बीमारी और भूख से पीड़ित बच्चों को या बच्चों से करते समय किन मुद्दों पर चर्चा करने की सबसे अधिक संभावना रहेगी। आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे सामाजिक आर्थिक कारक, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, विश्व के वनों और उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और जश्न मनाने के लिए 21 मार्च को कौन सा पर्यावरण जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो विश्व वन दिवस मनाया जाता है। बाकी पर्यावरण दिवस 5 को हो जाएगा, यानी 5 जून को। और बाकी आपका विश्व वेटलैंड दिवस है वो 2 फरवरी को हो जाएगा, ठीक है। और बाकी भोपाल त्रासदी गैस है ये आपका 1984 को हुआ था, तो इसका तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी का स्रोत जल स्रोतों के संदर्भ में परिवार के सदस्य की अवधारणा से सबसे अधिक निकटता संबंधित है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कुएँ हैं मतलब गाँव में मिल जाते हैं मोस्टली, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 147 नंबर क्वेश्चन है कि पानी की अनोखी विशेषता क्या होती है। तो हम ये कहेंगे कि जल के विभिन्न रूप होते हैं, यह जीवन के लिए आवश्यक होंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
इसमें पूछा है कि कौन सी सामग्री आमतौर पर जंगलों से प्राप्त लकड़ी से प्राप्त नहीं होती है, जंगलों से प्राप्त लकड़ी से प्राप्त नहीं होती है। देखो कागज़ लकड़ी से ही बनता है और प्लाईवुड भी लकड़ी से, माचिस की तीलियाँ भी लकड़ी से, लेकिन थर्माकोल है ये नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, ईवीएस शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण और व्यवहारिक गतिविधियों का महत्व क्या होता है। आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम ऑप्शन नंबर 2 पे जाएंगे कि वे छात्रों के व्यवहारिक अनुभव और पर्यावरणीय अवधारणाओं को गहरी समझ प्रदान करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि इसमें से बताना है पशु स्रोत से प्राप्त नहीं होता है और ये पौधे आधारित उत्पाद माना जाता है, यानी पौधे से उत्पादित कौन सी चीज़ है, तो वो एकमात्र जैसा कि देख पा रहे होंगे ये आपका सेकंड पार्ट है जिसमें आपके 15 क्वेश्चन हिंदी के, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं इसमें से हिंदी और इंग्लिश के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। 31 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था, किस शब्द में इत प्रत्यय कृदंत के रूप में प्रयुक्त हुआ है। कृदंत का मतलब समझना होगा, उसके बाद है आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। कृदंत का मतलब होता है या तो वो धातु होगी, ठीक है, या फिर वो क्रिया होगी, ठीक है। इनके साथ लगाया जाता है क्या, आपका इत प्रत्यय। तो इसमें से कौन सी धातु है, क्रिया है, वो आपको चूज करना है। जैसे पूजना होगा और पूजना में अगर आप इत प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है, ये या तो क्रिया कह लीजिए या धातु, ठीक है, तो ये बनेगा पूजित, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी कलंक होता है एक शब्द, यानी जिसे कह सकते हैं नाउन, और उसमें इत प्रत्यय लगाएंगे तो कलंकित होगा। कुसुम किसी का नाम होता है, इसमें इत प्रत्यय लगाएंगे तो कुसुमित हो जाएगा। बाकी फल होता है, नाउन होता है, उसमें इत प्रत्यय लगाएंगे तो फलित हो जाएगा। ये तीनों एग्जाम्पल थे वो नाउन के संबंधित थे, हमें बताना था धातु या क्रिया, तो वो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि शब्द या विकल्प में क्षमा और क्षमा शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। वैसे क्षमा माने माफ़ी करना होता है, तो 2 ऑप्शनों में दे रखा है, लेकिन जो क्षमा जो आधा आपका क्षमा में मिल रहा है, इसका मतलब होता है पृथ्वी, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि तत्पुरुष समास का कौन सा युग असंगत है। तो ये कह रहा है आशातीत है, तो आशा को अतीत, तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, सही बात है। तुलसी कृत, तुलसी कृत मतलब तुलसी के द्वारा रचित, तो इसमें कर्ण होगा ना कि संबंध होगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका 2 नंबर गलत हो जाएगा। बस बाकी है नेक्स्ट 3 नंबर रसोई का, रसोई के लिए ये संप्रदान हो जाएगा, और गृहस्थ अधिकरण में पेपर, ये भी बात सही हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से मछली का पर्यायवाची नहीं है वो चूज करना है। मत्स्य कहते हैं, सलकी भी कहते हैं और जस भी कहते हैं, इसे मकरी नहीं कहते हैं, इसे मकर कहेंगे। अगर मकर कहेंगे ना तो ये आपका मछली का पर्यायवाची हो जाता है, लेकिन मकरी है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं। ये कह रहा है कंपाउंडर बीमारी को दवा पिलाता है, तो उक्त वाक्य में रेखांकित पद क्या है। तो पिलाता है ना, ये आपकी प्रेरणात्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि कंपाउंडर बीमार को, यानी कंपाउंडर बीमार को दवा पिलाता है, यानी यहाँ पे ये कंपाउंडर है, बीमार को दवा पिलाता है, यानी ये कार्य किसी और के द्वारा थ्रू करवाया जा रहा है, तो इस वजह से हम कहेंगे ये प्रेरणात्मक क्रिया हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा असंगत है, यानी सॉरी संगत नहीं है, यानी जो गलत है वही बताना है। अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें, क्या देखें कि यह वह होते हैं ना, ये नासिक के नहीं होते हैं, ये तो अंतस्थ होते हैं, ये रलव। बाकी ढ ये उच्चित होते हैं वर्ण, बाकी र होता है ये लुंडित होता है, और ल होता है ये पार्श्विक होते हैं। ये तीनों तो सही है, गलत हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। अच्छा गुण हो जाएगा, बुरा भी गुण हो जाएगा, लाल भी हो जाएगा, लेकिन आधा है ना, ये आपका गुण नहीं है, ठीक है, ये परिमाणात्मक में आ जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है वो चूज करना है। हालांकि इनमें सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम तत्सम छाट लेते हैं, जो तत्सम नहीं होगा वो निकल के आ जाएगा। जैसे
कर्ण और वत्स ये तत्सम है, स्वामी और पक्ष ये भी तत्सम है। इसके अलावा आपका आज्ञा और राजा ये भी तत्सम है, यानी ये तो तीनों तत्सम है। तत्सम नहीं होगा वो होगा ब्यार और काज, ये आपके तद्भव शब्द है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके अलावा हम देख लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि दूसरों के काम में दखल करना वाक्यांश के लिए उचित एकल शब्द क्या होगा, तो हम इसे कहेंगे हस्तक्षेप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है। कौन सा इसमें से व्यंजन संधि का उदाहरण है? अगर इनमें से सभी ऑप्शनों को देखें ध्यान से तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वाक प्लस आपका ईस होगा। ध्यान रखना है जैसे हम संधि विच्छेद करते हैं, जैसे ख हो गया, सॉरी क, ठीक है, इसके बाद च, इसके बाद है आपका त, और इसके बाद है प। अगर इसके बाद है कोई या तो स्वर आए या आपका तीसरा चौथा वर्ण आए और आपका या अंतस्थ वर्ण होते हैं यर लव ये आए, तो जो ये वर्ण है ना इनका तीसरा अक्षर हो जाता है। ध्यान से देखो यहाँ पर ग कैसे हो गया, क का तीसरा वर्ण होता है ग, तो ऐसे च का तीसरा वर्ण होगा ज। इस प्रकार के जो संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें बाद में अगर कोई स्वर आता है उसमें या तीसरा चौथा वर्ण आ जाता है ये व्यंजनों में, और आपका ये स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे 3 और 4 नंबर के। ठीक है, और बाकी आपका अंतस्थ वर्ण होंगे ये रलभ ये आ जाते हैं नीचे, तो से वहाँ पर तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसमें से है कि कौन सा इसमें से शब्द है जो प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। हालांकि देखा जाए विवाहितर चिन्ह इसी प्रकार सही है, ये माननीय और नायन ये भी सही है, प्रत्याशी और प्रमुदित ये भी बात सही है। जो गलत है वो होगा पांडित्य और बाहुल्यता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें से बताना है कौन सा भेद है जो पुरुषवाचक सर्वनाम का नहीं है। जैसे व्यक्तिवाचक है ना, देखो पुरुषवाचक सर्वनाम की बात कर रहा है तो इसमें देखो उत्तम पुरुष हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा और आपका अन्य पुरुष हो जाएगा। बाकी व्यक्तिवाचक तो ये संज्ञा का प्रकार रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी आपके पुरुषवाचक में उत्तम, मध्यम और अन्य आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस विकल्प में विलोमार्थी युग्म संगत नहीं है, यानी जो गलत है वो चूज करना है आपको। जैसे आज्ञा है, आज्ञा का यहाँ पे क्या देखा है, अनुज्ञा दे रखा है, ये गलत है, अनुज्ञा नहीं होता है, ये होता है अवज्ञा, यानी मना करना एक तरह से। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी आचार का अनाचार हो जाएगा, आच्छन का हो जाएगा निराचन, आलसी का उद्यमी हो जाएगा। ये तीनों सही है, गलत हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। इसमें से बताने कि अभी उपसर्ग का प्रयोग है शब्द में नहीं हुआ है, तो देखो इसमें हुआ है, अभी में इसमें भी हुआ है और इसका भी हुआ है, लेकिन आधिकारिक है ना इसमें तो अधिक कह सकते हैं उपसर्ग का उपयोग हुआ है, न कि आपके अभी का। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। इसमें बताना है किस विकल्प में शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है इसमें से। तो देखो जैसे नगर है, नगर ये जातिवाचक है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, जैसे रामायण हो गया पर्टिकुलर नाम हो गया तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ठीक है, और आगरा पर्टिकुलर स्थान का नाम है तो ये भी व्यक्तिवाचक, ताजमहल पर्टिकुलर किसी का नाम है तो ये भी व्यक्तिवाचक। नगर है ये जातिवाचक हो जाएगा। हमें यही पूछा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो वो एक ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नेक्स्ट, ये आपके संबंधित 15 क्वेश्चन होंगे, वो इंग्लिश से संबंधित होंगे, ग्रामर से। इसमें से आपको बताना है, इसमें से चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी इसमें से जो आपका सही ऑप्शन है वो चूज करना है। आपको ये सेंटेंस दिया गया है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। इसमें कह रहा है ही फिल इन द ब्लैंक स्लीप आफ्टर रीडिंग एट लिस्ट 20 पेजेस एवरी नाइट व्हेन ही लिव्ड इन हॉस्टल। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो 2 सही हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें वुड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें चूज द प्रपोजिशन, इसमें से सही प्रपोजिशन कौन सा है वो चूज करके इसमें फिल करना है। तो आप इस सेंटेंस को देखिएगा, जैसे ही हैज बीन लिविंग, यहाँ पे तो इन आ जाएगा। ये कह रहा है कलकत्ता या केलकाता बोल सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें क्या आएगा। तो हम ये कहेंगे कि वो कम रह रही है कितने 3 ईयर,
लास्ट 3 ईयर्स है, तो ये पर्टिकुलर फिक्स टाइम हो गया, तो इसमें 4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर ये है कि आई मेट मिस्टर शाह एट फिल इन द ब्लैंक्स यूएसए एयरपोर्ट। तो ये एयरपोर्ट की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाकी ये देखा जाए, हम ये पढ़ते हैं कि आर्टिकल में AIOU ये अगर इनसे शुरुआत होती है या इनसे संबंधित प्रोनाउंसिएशन होता है तो उसमें N आएगा। पर ध्यान रखना है यहाँ पे यूएसए एयरपोर्ट की हुई है पर्टिकुलर स्थान के नाम, तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें से चूज द करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स यू आर फिल इन द ब्लैंक्स एवं क्रिमिनल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संबंधित हम ये कहेंगे मीनेस्ट, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी बहुत ही नज़दीक हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। इसमें पूछा है वही है आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ये कह रहा है कि डिजीज दैट्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। कोई अगर रोग है वो एक बड़े क्षेत्र में फैले तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम एपिडेमिक कहेंगे, और जब बड़े लेवल पे फैल जाए उसे पेंडेमिक कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें से आपको बताना है जो लाइकली है वो क्या है। तो निश्चित तौर से आप जानते होंगे लाइकली एक आपका एडजेक्टिव हो जाएगा कि एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बताना है आपका यानी ब्लूम बताना है एंटोनोमी किसका, एडवर्सिटी का। तो एडवर्सिटी माने होता है प्रतिकूलता, तो इसका मतलब होगा अगर इसका हम ब्लूम बताएंगे तो इसका समृद्धि होगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है। इसमें पूछा है यू विल फेल फिल इन द ब्लैंक्स यू वर्क एवरी हार्ड। तो हम ये कहेंगे ये होगा अनलेस, जब तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें आपको सिनोनिम से बताना है। फिल्थी मतलब गंदा ही होता है, तो गंदा डर्टी माने भी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें आपको एक इडियम दे रखी है टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर मीन्स। इसका मतलब क्या होगा, पुराने हिसाब को चुकाना। इससे संबंधित हम ये कहेंगे कौन सा हो सकता है इसमें से, तो हम 2 नंबर पर चले जाए, यानी टू हैव अ रेवेन्यू, टू हैव द रेवेन्यू, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें से आपको ये बताना है मिसेंथ्रोप, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब हो जाएगा जो मानव जाति से घृणा करता हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें बताना है जो PS है इसका मीन्स क्या होता है, तो हम कहेंगे ये आपके रिलीजियस एंड मॉरल से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें से करेक्ट सेंटेंस बताना है आपको, ये चारों दे रखे हैं, तो इसमें से 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। इसमें से आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, तो इसमें क्या आएगा, तो हम ये कहेंगे इसमें लफ्स आएंगे, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें से बताना है आपको ये आपका बेसिमात बोधक कह सकते हैं वाक्य दे रखा है कि लुक्स हियर फिल इन द ब्लैंक्स द डायरेक्ट ऑफ द ड्रामा, तो इसका ऑप्शन नंबर